बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पीटी 101 इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन 1 की जो मिड टर्म है उसके बजाय स्पेशल असाइनमेंट दी गई है जिसकी ड्यू डेट है 3 जनवरी 2021। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप किया है और उन पे सब क्रेडिट उन पर जाता है कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। टोटल मार्क्स है 30 और कुछ इंस्ट्रक्शंस देख ले सॉल्व करने से पहले ताकि आप लोगों को नंबर आपकी कटिंग ना हो। पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है और फॉन्ट साइज़ 12 में होना चाहिए आपका। इसके अलावा चीटिंग प्लेगरिज्म नहीं करनी। इस फाइल को भी आपने चीटिंग में नहीं लेके जाना। मैंने ये फ़ाइल लिखने में तकरीबन 2 घंटे लगाए हैं, तो आपने इसको, और मैंने पूरी कोशिश की कि मेरी फ़ाइल जो है वो प्लेगराइज ना हो, लेकिन आपने इसको बिल्कुल कॉपी नहीं कर लेना। आपने, क्योंकि ये मैंने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दूंगा बिफ़ोर दी ड्यू डेट, लिहाजा आपने इसको कॉपी नहीं करना कम्प्लीटली। आपने इसमें चेंजिंग लेकर आनी है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। शायद आप मुझसे अच्छा पैटर्न फॉलो कर सके, तो क्रिएटिविटी और ओरिजिनल आइडियाज़ को ही आपने फॉलो करना है। जो असाइनमेंट के टॉपिक्स हैं उसमें 3 सवाल हैं और हर सवाल के 2-2 पार्ट्स हैं, तो इस तरह से हर सवाल के 10 नंबर हैं। और उन्होंने कहा है कि आपने जो अपनी असाइनमेंट है वो ईमेल के ज़रिए नहीं भेजनी बल्कि एलएमएस पर ही सॉल्व करनी है। कोई क्वेश्चन अगर आपका है असाइनमेंट के मतलब तो आपने bt101@vu.edu.pk पर क्वेश्चंस पूछने हैं। चले चलते हैं हम असाइनमेंट फ़ाइल की तरफ। तो जैसे मैंने वो बताया कि असाइनमेंट फ़ाइल को लिखते वक्त मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे थे और लिहाजा प्लीज़ आपने इस मेहनत को रायगा नहीं जाने देना। इसको लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है। कहीं आपको गलती नज़र आती है या कहीं इम्प्रूवमेंट आप करना चाहते हैं तो आपने फ़ौरन से कमेंट बॉक्स में वो लिख देना है ताकि हम उसको पिन कर दें। इत्मीनान से ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल है, ए पार्ट है उसका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स विद एग्जांपल्स। तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स में क्या फ़र्क है, मिसालों से वाज़ेह करें। तो मैंने ये इस तरह से एक टेबल बनाया है जिसके मैंने 5 कॉलम्स रखे हैं और रोज़ रखी है इस तरह। पहला लिया है डिफरेंस का, फिर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। पहला डिफरेंस है मूड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्रोड्यूसर्स क्योंकि ऑटोट्रॉफ है, अपना खाना खुद बना सकते हैं, इस मेन पॉइंट को आपने ज़हन में रखना है और आपने इसी को ज़हन में रखते हुए लिखना है। जबकि कंज्यूमर जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, सो डिपेंड ऑन अदर्स। प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं। और डिकम्पोजर्स जो है वो जानदार की जो बकायात होती है, डेड रिमेन्स होती है या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको तोड़ के फूड प्रिपेयर करता है। ओके, दूसरा डिफरेंस है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो प्रोड्यूसर्स क्योंकि फूड चेन के सबसे ऊपर होते हैं तो ये सूरज से ही अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। जितने भी फ्लोरा, जितने भी प्लांट्स हैं वो सूरज से डायरेक्टली एनर्जी को हासिल करते हैं। जबकि कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स से एनर्जी लेते हैं इनको खाकर, और जो डिकम्पोजर्स है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी हासिल करते हैं। तो सबके जो एनर्जी मैटर्स हैं वो डिफरेंट है। टाइप्स की बात कर ले तो प्रोड्यूसर्स की 3 किस्में हैं, प्लांट्स है, साइनोबैक्टीरिया है, फाइटोप्लैंक्टन है। जबकि कंज्यूमर्स भी ओमनी कैर्निवोरस और हेर्बिवोरस, ये एग्जांपल्स टाइप्स है कंज्यूमर्स की। और जो डिकम्पोजर्स हैं उनमें जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ प्रोटोजोअन्स की किस्में, बैक्टीरिया की किस्में भी डिकम्पोजर में ही आती है। एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं आप उनके नाम देख सकते हैं, तो वो सारे प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स हैं गोट, टाइगर, हॉर्स वगैरह, जो किसी न किसी तरह प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। फिर आगे इनकी किस्में आती है कि टाइगर जो है वो टर्शरी कंज्यूमर है, गोट जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है। इसके बाद है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर की एग्जांपल्स देख ले तो बीटल, अर्थवॉर्म, मिलीपेडी और मशरूम, ये सारी एग्जांपल्स हैं डिकम्पोजर्स की। तो इसमें अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट लगती है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, डिफाइन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम।
तो सबसे पहले इकोसिस्टम की डेफिनेशन हमने करनी है और फिर हमने उसको एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। यहाँ देखिए मैंने टाइम्स न्यू रोमन रखा हुआ है और फॉन्ट भी 12 है। ओके, इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है? मैंने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की जो इंटरेक्शन है किसी भी जगह पर, इसको हम कह सकते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम बायोस्फीयर का बेसिक यूनिट होता है। दो बातें मैंने यहाँ पर बताई। अब इकोसिस्टम के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है और इंटरनल फैक्टर्स है वो क्या है? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है क्लाइमेट, टाइम, पोटेंशियल बायोटा, पेरेंटल मटेरियल, जो टॉपोग्राफी बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें आती हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में। जबकि अगर इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो उनमें वो तमाम चीज़ें आती हैं जो इकोसिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिनके बारे में हम बात करेंगे आगे चलकर। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत ही लंबा नहीं लिखा, सिर्फ यहाँ पर 1105 वर्ड्स टोटल लिखे गए हैं, जो बहुत लंबा नहीं है। ये इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी पर नहीं जा रहा। आप चाहे तो जितना मर्जी लंबा लिख दे, लेकिन लंबा लिखेंगे तो उसमें प्लगरिज्म आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो क्लाइमेट की बात देखें, क्लाइमेट सबसे पहला जो एक्सटर्नल फैक्टर है, पहले वो बता रहा हूँ मैं, फिर इंटरनल फैक्टर्स को डिस्कस करूँगा। क्लाइमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम का फैक्टर है, और जो अगर क्लाइमेट में तब्दीली आ जाए तो पूरी डाइवर्सिटी इकोसिस्टम की अफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने मिसाल के ज़रिए वाज़ेह किया कि फॉर एग्जांपल वार्मिंग में स्ट्रेंथ स्पीशीज़ टू ट्रांसफॉर्म टू हायर लैटिट्यूड्स और हायर एलिवेशंस वेयर टेम्परेचर्स आर मोर फेवरेबल टू देयर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। तो इस तरह जब वो ऊपर चले जाएगी तो डाइवर्सिटी में तब्दीली आ जाएगी। पेरेंटल मटेरियल जो है, इसमें आपने बात करी टोपोग्राफी की। टोपोग्राफी असल में जो लैंड सर्फेसिस है उनका बनना होता है। अब जितनी भी माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, लेक्स, ओशंस वगैरह है, डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइट, एटीट्यूड, गहराई, चौड़ाई, लंबाई, सब चीज़ें इसी में आती हैं। तो ये भी आपका एक्सटर्नल फैक्टर है। इसके अलावा टाइम है, पोटेंशियल बायोटा है, इस पर आप खुद सर्च करके लिख सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या इकोसिस्टम के? तो इंटरनल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो इकोसिस्टम के अंदर ही होते हैं। अब इनके ये अंडर कंट्रोल होते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ पे 4 सॉल्व की है, जिनमें है डिकम्पोजर्स है, रूट कंपटीशन है, डिस्टर्बेंस है, सक्सेशन है। ये वो फैक्टर्स हैं जो इंटरनल फैक्टर्स हैं आपके। तो इंटरनल इसमें डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। तो ये जैसे आपने ऊपर देखा, ऐसे जानदार जो डेड रिमेन्स को खाते हैं, तो ये एक इंटरनल फैक्टर है इकोसिस्टम को साफ़ रखने के लिए। रूट कंपटीशन की बात करें तो ये है, इट इज़ डिफाइंड एज द रिडक्शन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल रिसोर्सेज टू रूट्स दैट इज़ कॉज्ड बाय अदर रूट्स। यानी जो जड़ें हैं वो मिट्टी पे कब्जा कर लेती है, दूसरी जड़ों को जगह नहीं मिलती, तो ये रूट कंपटीशन होता है। सॉइल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है यहाँ पर। तीसरा है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस एक टेम्परेरी चेंज है किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में, जो आगे चलकर इकोसिस्टम में प्रोनाउंस चेंज लेकर आ सकता है। तो ये बड़ी जल्दी ग्रेटर इफेक्ट इसका हो सकता है। इस चीज़ पे भी ये भी एक इंटरनल फैक्टर है। इसके बाद है सक्सेशन। तो सक्सेशन द प्रोसेस बाय विच द स्ट्रक्चर ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी एवॉल्व्स ओवर टाइम। वक्त के साथ जैसे जैसे बायोलॉजिकल कम्युनिटी इवॉल्व करती है, इसको हम कहते हैं सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन ये आपने इंटर की बुक्स में भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद हमारा सवाल शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2A। ऑब्वियसली वीडियो लंबी होगी क्योंकि 6 सवाल है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फूड वेब एंड फूड चेन? फूड वेब और फूड चेन में क्या फ़र्क है? तो मैंने इसको भी टेबल की फॉर्म में लिखा है और कोशिश की कि 6 यूनिक डिफरेंसेस निकाल के दिए जा सके। फूड वेब एक सिस्टम होता है इंटरलॉकिंग और इंटरडिपेंडेंट फूड चेन्स का, जबकि फूड चेन जो है उसमें बहुत सारी फूड चेन इज़ द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। तो इसमें सिर्फ एक ही पाथवे नज़र आएगा फूड चेन में आपको, जबकि फूड वेब में आपको डिफरेंट अल्टरनेटिव और इंटरकनेक्टेड पाथवेज आपको नज़र आएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर जो फूड वेब्स है काफ़ी कम्प्लेक्स होती है, इसमें अल्टरनेटिव पाथवेज होते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी जो है इकोसिस्टम की वो मुमकिन है। जबकि यहाँ पर अगर फूड चेन में देखें तो यहाँ पर आइसोलेटेड फूड चेन्स होती हैं, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है इकोसिस्टम की वो मुतासर होती है। एक इंडिविजुअल बहुत से ट्रॉफिक लेवल्स को ऑक्यूपाई करता है फूड वेब में, जबकि फूड चेन में एक जानदार जो है वो एक ही ट्रॉफिक लेवल में होता है।
अब यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे उसके पास अल्टरनेटिव पाथवेज है, स्टेबिलिटी है इकोसिस्टम में, उसके पास ऑक्यूपाई किए हुए उसने ट्रॉफिक लेवल्स को, तो इसलिए सर्वाइवल चांसेस उसके यहाँ ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर उसके सर्वाइवल चांसेस कम है। ये वाला जो है ये हाईली अडॉप्टिव है, ये फूड चेन जो है ये लेस अडॉप्टिव है। अब फूड वेब डज़ नॉट बिकम, अगर कोई एक मेंबर छोड़ जाए तो फूड वेब जो है वो उससे डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन फूड चेन जो है वो बिल्कुल टूट जाएगी, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ डायरेक्टली लिंक होता है फूड चेन में। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन उतना ही कम्प्लेक्स आ जाता है जब आपने इस पर 5 नंबर का जवाब लिखना हो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें डिफरेंस हमने करना है, सबसे पहले आपने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताना है कि ऐसी एनर्जी जो बॉडी के मोशन की वजह से आए वो उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², जबकि पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh से जाहिर करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बॉडी की स्पीड पर डिपेंड करती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मास पर, ग्रेविटी पर और हाइट पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल की बात करें तो एक रिवर जो फ्लो कर रहा है एक स्पीड के साथ, वो काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल है। जबकि अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो एक रिवर का पानी जो वाटरफॉल के बिल्कुल ऊपर है, या एक किताब जो टेबल से गिरने से पहले टेबल के ऊपर है, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, यानी उसकी पोजीशन की वजह से। इसमें आप बेतहाशा एग्जांपल्स लेकर आ सकते हैं और क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हैं, ये सिर्फ एक आइडिया सोल्यूशन दिया गया आपके सामने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3A, एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स की 3 टाइप्स होती है। पहली है पिरामिड ऑफ नंबर्स, दूसरी है पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरी है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो पिरामिड ऑफ नंबर शोज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल इन द फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी एक इकोसिस्टम में एक फूड चेन में कितने ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, यानी पॉपुलेशन को हम यहाँ पर देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे अगर 5 मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो वहाँ का जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो 5 होगा। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही कम आपको ट्रॉफिक लेवल मिलेगा, वाइस वर्सा, यानी अगर नंबर ज़्यादा होगा, आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो कम ट्रॉफिक लेवल, अगर कम होगी तो ज़्यादा वाला हाइयर ट्रॉफिक लेवल आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पर ग्रास, क्योंकि उनका एट द लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल, जब ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ देयर अबंडेंस सच एज ग्रास हॉपर ऑक्यूपाइज द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। तो ये यहाँ पर आपने बात ध्यान में रख ली, क्योंकि ग्रास सबसे ज़्यादा होती है इसलिए वो कम ट्रॉपिक लेवल में, जबकि ग्रास हॉपर उससे पॉपुलेशन में कम है इसलिए ज़्यादा बड़े ट्रॉपिक लेवल पर है। बात करें पिरामिड ऑफ बायोमास की, तो इसमें काफ़ी आपको मिल जाएगा मटेरियल, मैंने इसको बस आइडिया आपको देने के लिए बताया। पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो शो करती है किसी टॉपिक लेवल पे कितना बायोमास है। अब मैस का मतलब ये होता है कि उसका ड्राई वेट कितना है उस वहाँ पर। यहाँ पॉपुलेशन ही गिनी जा रही, नंबर नहीं गिना जा रहा, आप उसका मैस जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जो बायोमास है वो जैसे जैसे हम एक टॉपिक लेवल से ऊपर चलते जाएंगे तो बायोमास जो है वो कम होता जाएगा, यानी जितना हम ऊपर जाएंगे उतना बायोमास कम होगा, एंड वाइस वर्सा, और इसके मुतज़ाद आप खुद देख लें। तीसरा जो पिरामिड है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी एक मॉडल है जो शो करता है फ्लो ऑफ एनर्जी को एक लेवल से दूसरे लेवल में। जितना ऊपर आप जाएंगे उतनी कम एनर्जी होगी, ये बात याद रखें, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एनर्जी को सूरज से लेते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे जैसे हम ऊपर वाले लेवल पर जाते जाएंगे एनर्जी का लेवल कम होता जाएगा, एंड वाइस वर्सा, और यानी जितने जितना नीचे चलते जाएंगे एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा। इस पर भी आप काफ़ी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा आखिरी सवाल है फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, डिफाइन कम्युनिटी, एक्सप्लेन द कैटेगरीज टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। तो खैर इस कैटेगराइज टाइप्स तो काफ़ी डिफरेंट तरह की है, आप चेक करें इसको गूगल पे तो, लेकिन जो 2 मेन टाइप्स है उसी को मैंने डिस्कस किया है जो आपने अपनी बुक्स में भी पढ़ी होगी।
तो सबसे पहले अपनी कम्युनिटी को डिफाइन करना है। मैंने यहाँ 2 लाइनों में डिफाइन किया, आप चाहे तो उसको 6-7 लाइनों में एक्सटेंड कर सकते हैं। वो किस तरह से, आपने बताना है कि कम्युनिटी होती क्या है, जहाँ डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलकर रह रही होती हैं, जो डिफरेंट स्पीशीज से ताल्लुक़ रखती हैं और एक ही एरिया में रह रहे होते हैं, जैसे पॉन्ड, फॉरेस्ट, जंगल वगैरह। तो और कम्युनिटी जो है वो किसी भी इकोसिस्टम का एक स्टेबल पार्ट होता है, एक एसेंशियल हिस्सा होता है। उसके बाद ये डिस्कस किया गया है कि कम्युनिटी की 2 टाइप्स हैं। पहली है सिंपल कम्युनिटी, दूसरी है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। अलबत्ता आप चाहे तो इसके अलावा भी कम्युनिटीज़ की जो टाइप्स हैं वो लिख सकते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैं, आप उसको देखेंगे। हैबिचुअल कम्युनिटी है और इसके अलावा और भी काफ़ी हैं। सिंपल कम्युनिटी यानी माइनर कम्युनिटी जिसको हम कहते हैं, ऐसी कम्युनिटी होती है जिसमें बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स आपस में रह रहे होते हैं और एक दूसरे पर इन्हिसार इनका बहुत ज़्यादा होता है। इंडिविजुअली सेल्फ सफिशिएंट कोई भी नहीं होता। ये एक लेसर इकोलॉजिकल यूनिट है। तो इसमें मिसाल के तौर पर एक जो डेड वुड है जंगल फ्लोर पे, वहाँ पर जितने भी जानदार उस पर रह रहे हैं वो सारे के सारे सिंपल कम्युनिटी में आएंगे, रोटन लॉग। तो अगर एक सिंगल मेंबर भी डिस्टर्ब करे तो सारी की सारी कम्युनिटी अनस्टेबल हो जाएगी, या कोई तूफ़ान, बारिश वगैरह भी आए तो फिर भी ये कम्युनिटी, सिंपल कम्युनिटी अनस्टेबल हो जाएगी, जबकि कम्प्लेक्स कम्युनिटी ऐसे तूफ़ान वगैरह से अनस्टेबल नहीं होती। अब जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी है या मेजर कम्युनिटी है, ये इकोलॉजिकल यूनिट का एक छोटा सा हिस्सा है। ये काफ़ी सस्टेनेबल है यहाँ पर लाइफ, और एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट भी है लेकिन इतने नहीं, और मिसाल के तौर पर यानी थोड़े से इंडिपेंडेंट भी है और दूसरों पर इन्हिसार भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉन्ड है, एक फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, एक लेक है, जहाँ बहुत सारे एक जंगल है जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार आपस में मिलकर रह रहे होते हैं। अब ये काफ़ी मॉडिफाइड होती है और एक अगर सिंगल स्पीशीज़ कुछ कर दे तो पूरी कम्युनिटी डिस्टेबलाइज नहीं हो सकती, वो नहीं कर सकती। तो ये हमारे कुछ 6 सवालात थे जिनको हमने कोशिश की जल्द से जल्द आप इसको देखें और इसमें मज़ीद क्रिएटिविटी लेकर आए, ओरिजिनल आइडियाज़ लेकर आए, बेहतर लिखे, ज़्यादा नंबर लाए और अपने जो मार्क्स हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। आपने 2 काम करने हैं। एक तो सबमिट करने से पहले आपने इसकी प्लेगरिज्म चेक कर लेनी है कि आपने जो लिखा हुआ है उसमें कितने % प्लेगरिज्म है, तो वो नहीं होनी चाहिए। उसके आप सिनोनिम्स चेंज कर दें। वो कैसे आपने करनी है, उसके लिए मैंने एक कार्ड जो है वो दे दिया है और वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। उस वीडियो को मेरे ही चैनल पर मौजूद है कि हाउ टू रिमूव प्लेगरिज्म। दूसरी चीज़ ये कि आपने चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, वरना आपको 0 नंबर मिलेंगे। आपने इसको भी कॉपी नहीं करना, ठीक है। अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो आप इसके खुद ज़िम्मेदार हैं। ये सिर्फ एक आइडिया सोल्यूशन है, बहुत मेहनत से बनाया गया है। आप सबका शुक्रिया। आखिर में जाते हुए एक दफ़ा फिर कहूँगा कि मैंने इस पे 2 घंटे लगाए हैं, लिहाजा प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।